Welcome once again everyone to our nuclear physics series. Today we are going to discuss about the applications of the semi-empirical mass formula. In previous video we are discussing the semi-empirical mass formula, and now today we see the applications of that formula. So first of all we are going to discuss the Coulomb first applications of the semi-empirical mass formula. It is nothing but the Coulomb radius. ये जो पहले वाला एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशंस हमें ये बताता है कि विद द हेल्प ऑफ द सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला हम लोग कूलम्ब रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो कूलम्ब एनर्जी का हमारा इक्वेशन आया था, वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन सिंपल था, BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू माइनस ऑफ AC हम लोगों ने लिखा था, क्योंकि ये जो कूलम्ब एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी को क्या करती है? रिड्यूस करती है, और इट इज नथिंग बट दी Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय A रेस टू 1/3, A रेस टू 1/3. ये वाला जो इक्वेशन था हमारा, कल हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, जो कि बाइंडिंग कूलम्ब एनर्जी की टर्म एक्सप्रेस कर रहा था. ये जो AC था, ये क्या है? AC ये लिया था हम लोगों ने कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट इसको लिया था, और इसकी वैल्यू जो निकल के आई थी हमारे पास वो थी नियर अबाउट 3/5 E स्क्वायर 4 एप्सिलॉन 0 R0. 3/5 E स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 R0. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू निकल के आएगी. अगर हम लोगों ने इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी अगर वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, और जब वो कैलकुलेट करने के बाद वो निकल के आई 0.69 MeV, 0.69 MeV. और अकॉर्डिंग टू दैट जब हम लोगों ने इस रेडियस को निकाला तो वो रेडियस आई हमारी R0 इज इक्वल टू 1.25 फर्मी, 1.25 फर्मी. ये क्या है? ये है कूलम्ब रेडियस. तो हम लोगों ने ये कूलम्ब रेडियस कैसे निकाली? कूलम्ब रेडियस हम लोगों ने निकाली विद द हेल्प ऑफ दैट कूलम्ब एनर्जी इक्वेशंस. ये इक्वेशंस के अंदर क्या है फिर से मैं बताता हूं. फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ दिस वन, मैं इसको पूरा का पूरा यहां पे लिख लेता हूं. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअल में ऐसा आया था 3/5 E स्क्वायर Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन 0 R0 A रेस टू 1/3. अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो AC की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, मतलब जो AC हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? 3/5 E स्क्वायर 3/5 E स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 R0. In that the substituting the value of AC, and then we get the R0 is equal to 1.25 Fermi. So what is this? This is the application of the semi-empirical mass formula. That means this is the excellent agreement with the values obtained by the other method. अलग मेथड से हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे कूलम्ब रेडियस निकाली. सो गाइस, ये था हमारा सबसे पहले वाला एप्लीकेशन. अब क्या करेंगे हम लोग? सेकंड वाला एप्लीकेशन देखेंगे. सेकंड वाला एप्लीकेशन कौन सा है? देखो, सेकंड वाला जो एप्लीकेशन हमारा निकल के आ रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई. सेकंड वाला कौन सा है? दैट इज रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई. ऑब्वियसली अब ये जो पॉइंट है,
ये जो स्टेटमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, ये क्या है? ये हमें बताता है विद द हेल्प ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला हम लोग रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई निकाल सकते हैं। अब जो भी मास डिफरेंस है फ्रॉम द मिरर न्यूक्लियाई यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला इज नथिंग बट द डेल एम, मास डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, मास डिफरेंस फॉर मिरर न्यूक्लियाई के लिए। वो क्या होगा? डेल एम इज इक्वल टू एम ए जेड, ये उसका हो गया सिंगल फर्स्ट वाला, और जो दूसरा वाला आएगा मिरर न्यूक्लियाई का जो भी एलिमेंट होगा वो होगा ए एम ए जेड, और ये होगा एम ए माइन ए जेड, बराबर है। ये क्या हो गया? ये मास डिफरेंस हो गया किसका? फॉर द न्यूक्लियाई। ये क्या करके निकालेंगे हम लोग? यूजिंग द सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला? ये आएगा आपका a माइनस ट्वाइस जेड, ए माइनस ट्वाइस जेड इन ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, मगर इसको कैसे लिखेंगे? हम कौन सी टर्म में लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे हमारे सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के टर्म में, जो कि आएगा हमारा mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, आफ्टर दैट मास ऑफ प्रोटॉन, बराबर है। हम लोगों ने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को लेके एक चीज कंसीडर की थी, वो थी मास ऑफ हाइड्रोजन। सो mn माइनस mh माइनस ये आ गया हमारा कूलम एनर्जी वाला इक्वेशन इनटू a रेस टू 1/3, सॉरी a रेस टू 2/3। अब ये क्या है? ये सिंपल है, देखो यहाँ पे। अब बोलोगे सर सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला कहाँ पे आ रहा है? देखो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला तो यहाँ पे आ रहा है आपको। ये जो टर्म आपकी दिख रही है, दिस टर्म इज नथिंग बट द यूजिंग ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। अब जो डिफरेंस है बाइंडिंग एनर्जीज का अकॉर्डिंग टू दैट, अब अकॉर्डिंग टू दैट मतलब इसके अंदर जो भी डिफरेंस आएगा बाइंडिंग एनर्जी का, पहले उसको निकाल लो स्टूडेंट्स। डेल बी इज इक्वल टू, बराबर है, तो क्या हो गया? ये बी बाइंडिंग एनर्जी इसकी a माइनस जेड, बराबर है, a माइनस जेड। ना तो इसको और इजी कर लो, इसको थोड़ा और इजी कर लो। चलो उसको बाद में एक टर्म हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे जो कि हमें इजी जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। ये क्या है हमारा? ये मास डिफरेंस है, और मास डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला हम लोगों ने ऐसा निकाला। ये तो इक्वेशन हमें पता है, ये मास डिफरेंस का इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दी कूलम एनर्जी। यहाँ पे हम लोगों ने AC लिया है। अब हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी रिस्पेक्टिव दी दिस डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हम लोगों ने मास डिफरेंस यहाँ पे निकाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, और वो होगी B इन ब्रैकेट Z कॉमा A। ये हो गया पहले वाला टर्म हो गया Z कॉमा A माइनस B इन ब्रैकेट A माइनस Z, A माइनस Z कॉमा A, बराबर है। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया? ये सिंपल है, देखो ये क्या है? ये एक बाइंडिंग एनर्जी है फर्स्ट वाले एलिमेंट की, दिस वन की एनर्जी, और ये किसकी है? ये इसके वाली है, बराबर है। देखो यहां पे Z, ये Z हो गया। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? इस मास डिफरेंस को लेके हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। ये होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, बराबर है। और ये निकल के कितनी आएगी? ये निकल के आएगी AC इंटू a रेस टू 2/3 इन ब्रैकेट, दैट इज a माइनस ट्वाइस Z, a माइनस ट्वाइस Z। तो ये क्या है? अब ये कैसे आ गया? देखो फिर से मैं बता रहा हूं, आप देखो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ये सिंपल है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, बराबर है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। अब बोलोगे सर कि रेडियस, फिर रेडियस कहां से आएगी? जब हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगी? उसकी रेडियस मिलेगी। दस दैट इन दैट द डेल बी, व्हाट इज द डेल बी? डेल बी इट इज नथिंग बट द फॉर मिरर न्यूक्लियस। ये डेल बी क्या आ रहा है हमारा? ये मिरर न्यूक्लियाई के रिलेटेड आ रहा है। सो दैट AC इंटू a रेस टू 2/3 इन ब्रैकेट a माइनस ट्वाइस Z। देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस आप सिंपल अगर यहां पे भी केयरफुली देखोगे, देखो ये वाला तो इक्वेशन हमें समझ में आ गया कि डेल बी ये क्या है। मैं पहले से बोल रहा हूं कि ये जो है ये वाला हम लोग ले रहे हैं मिरर न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग।
सो इज नथिंग बट दी बी बोले तो ये वाला जो हम लोगों ने न्यूक्लियाई लिया है, मिरर न्यूक्लियाई जो लिया है, उसकी ये वाली बाइंडिंग एनर्जी है। सिमिलरली इसकी ये वाली बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो और ये क्या निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला था इनका डिफरेंस बाय यूजिंग द सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। जब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू दैट इसके कंसिडर किया तो हमें क्या मिला, AC इंटू ए रेस टू 2/3 इन ब्रैकेट A माइनस ट्वाइस Z, ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा सेमी इंपेरिकल रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, जो कि एप्लीकेशंस निकल के आ रहा है सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। अब आप बोलोगे सर इसकी रेडियस कैसे मिलेगी, जब हम लोग यहाँ पे AC की वैल्यू पुट करेंगे। अब AC की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने भी देखी थी 4/3, बराबर है 4/3, नहीं सॉरी ये 4/3 नहीं था, सॉरी ये 3/5 E स्क्वायर अपॉन 4πε0 R0। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तब ये जो R0 आएगा, ये R0 हमें क्या बताएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर। जो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो बहुत इजी है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन निकल के आता है हमारे डीके वाले चैप्टर्स के अंदर। तो थर्ड वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज द फिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिशन एंड फ्यूजन ये दोनों प्रोसेस आप लोगों को पता है, ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। जो ये फिशन प्रोसेस है, तो फिशन प्रोसेस क्या है, समझो माना कि एक आपने यूरेनियम ले लिया 235 वाला, कौन सा ले लिया, यूरेनियम 235 वाला। अब इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा। दैट मीन्स इट डीके इनटू अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। ये क्या होगा, पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स के अंदर चला जाएगा। और ये जब पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स के अंदर चला जाएगा तब सिंपल बाय यूजिंग, ये किससे हो गया, इसलिए क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन को गेन कर रहा है। जब हम लोगों ने कल पेयरिंग एनर्जी देखी थी, कौन सी वाली, दैट इज पेयरिंग एनर्जी जो देखी थी हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके एक पेयर बनाएगा और उस पेयर के बाद वो जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है फिजन प्रोसेस। दैट मीन्स, अब बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा वाला एप्लीकेशन आ गया, इसके अंदर यही वाला एप्लीकेशन से कि जो पेयरिंग एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू दैट पेयरिंग एनर्जी फिजन इज पॉसिबल, फिजन इज पॉसिबल, फिजन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होती है। अब क्या है कि ये हो गया आपका थर्ड वाला। देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है हमें। अब जो नेक्स्ट वाला आता है वो आता है हमारा अल्फा डीके। देखो डीके प्रोसेस हमें बाद में है, लेकिन अभी यहाँ पे ओवरलुक कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे। अब जो टोटल एनर्जी निकल के आती है जब अल्फा डीके की प्रोसेस होती है, तब टोटल एनर्जी जो लिबरेट होती है वो होती है Q अल्फा इज इक्वल टू, सिंपल है, Q अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एलिमेंट पहला वाला जो न्यूक्लियाई है वो माइनस डीके हो रहा है ना, तो ये आएगा A-4 Z-2 माइनस M4 इंटू C स्क्वायर इंटू क्या होगा, C स्क्वायर होगा। अब जो भी एनर्जी लिबरेट होगी अल्फा डीके के बाद वो कितनी आएगी, इतनी आएगी। अगर इसको हम बीटा के टर्म में अगर लिख लेते हैं, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में अगर हम इसको लिख लेते हैं तो वो होगा दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट अल्फा, बराबर है अल्फा की पहले वाली प्लस V इन ब्रैकेट एनर्जी ऑफ दिस वन Z-2 A-4 बराबर है Z-2 A-4 माइनस ऑफ दिस वन दैट इज B इंटू Z कॉमा A। अब एक बात आप बोलोगे सर कि आपने यहाँ पे तो डायरेक्ट अल्फा ले लिया, अल्फा यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि ये जो एलिमेंट आता है ना हमारा निकल के, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये अल्फा ले लिया। क्यों, क्योंकि अल्फा डीके यहाँ से होगा, तो उस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, Z-2 ये वाले लिख लिए। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने, सॉरी मास नंबर्स कितना है, A-4 है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, यहाँ पे Z की वैल्यू डायरेक्ट है,
लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट आ रही है z-2, और यहाँ पे जो a की वैल्यू निकल के आ रही वो ये आ रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। और ये वाली जो टर्म है इट इज नथिंग बट द डिफरेंस टर्म, सो आई कैन राइट हियर b अल्फा इज b अल्फा प्लस del b। अब ये जो फाइनाइट डिफरेंस निकल के आ रहा है, देखो इसके अंदर का ये वाले टर्म के अंदर जो फाइनाइट डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो कि b इन ब्रैकेट z-2 a-4 माइनस ऑफ b इन ब्रैकेट z a कैन बी वेल अप्रोक्सीमेट। अब ये जो है, सुनो चलो इसको इजी और कर लेते हैं। ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव ले लेंगे। हम इसका करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, dz इज इक्वल टू 2 आएगा, बराबर है, और dA इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, बराबर है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी डेल b के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, डेल b इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ डो b बाय डो टी, अब यहाँ पे टी नहीं लेंगे, सॉरी, डो बी बाय डो जेड लेंगे ना, टी नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे 1 सेकंड सिर्फ, बी इन ब्रैकेट जेड डी जेड, बराबर है। चलो माइनस ऑफ 2 डो बी बाय डो जेड माइनस ऑफ ये वाला 4 इंटू डो बी बाय डो ए, डो बी बाय डो ए। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो z है तो इसको z ही दे देंगे हम, यहां पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ए भी, कहीं बुक्स में ए लिखा है, कोई बुक्स में z लिखा है, तो इतना कोई कंफ्यूज होने की यहाँ पे बात नहीं है। अब ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने क्या किया था, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लिया इसका, और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे, जब ये जो वैल्यू है b अल्फा की जो वैल्यू है, जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, तो ये b अल्फा की जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू होती है 28.3 MeV, 28.3 MeV। चलो इसको मैं और एक बार समझाऊंगा, पहले ये समझ लो, 28.3 MeV। अब जब ये 28.3 ये वैल्यू निकल के आ रही है, अगर इसको हम वापस QA के अंदर लिख लेते हैं, इसको अल्फा के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो या असिमेट्री के भी अकॉर्डिंग बोल सकते हो। जब हम इसको ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल हमें क्या मिलेगा, हमारा अल्फा डीके कितना हुआ वो मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़ा बहुत लेंदी है, मैं ये भी समझा दूंगा, पहले ये समझ लो। चलो पहले से समझ लेते हैं, हम क्या देख रहे हैं, दैट इज द अल्फा डीके, बराबर है। अब अल्फा डीके क्या है, द टोटल एनर्जी लिबरेटेड इन अल्फा डीके इज नथिंग बट दिस वन। जो भी अल्फा एनर्जी के, अल्फा डीके के बाद जो भी एनर्जी लिबरेट होगी वो कितनी होगी, ये होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे बी यानी उसके एनर्जी को एक्सप्रेस किया। यहाँ पे एनर्जी को एक्सप्रेस करते टाइम हम लोगों को पता है, हम लोग क्या करते हैं, z और a के वैल्यू देखते हैं। तो सिमिलरली दैट b इन ब्रैकेट z-2 a-4 माइनस ऑफ b इन ब्रैकेट z बाय a। देखो ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, चलो कुछ इतना कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये जो टोटल वैल्यूज है, ये टोटल वैल्यूज को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेल b लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, इसको डेल b लिख दिया। अब ये डेल b को अगर हम अप्रोक्सीमेटेड मेथड के अकॉर्डिंग अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो सिंपली आ जाएगा dz इज इक्वल टू 2a यानी और dA इज इक्वल टू 4। तो डेल b की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल b की वैल्यू हमारी आ जाएगी दिस वन, डेल a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। बट जब हम लोग यूजिंग द सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला वी कैन easily experimentally calculate the value of b alpha and it is nothing but the 28.3, it is nothing but the 28.3 MeV। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसे आएगी, ये अकॉर्डिंग टू दैट QA, अकॉर्डिंग टू दैट QA के हिसाब से आएगी। अब इसका इक्वेशन थोड़ा सा पेचीदा है, वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, कहीं गलत हो गया तो बता देना। दैट इज QA इज इक्वल टू
28.3 बराबर है, हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये बी अल्फा की वैल्यू लिख दी, माइनस ऑफ 4ab प्लस 8/3 AA इंटू a रेज टू 1/3, सॉरी एवी के बाद सिमेट्री आएगी ना, वॉल्यूम एनर्जी सिमेट्रिक एनर्जी प्लस 8/3 as a रेज टू 1/3 इंटू 4ac z इंटू a रेज टू 1/3 इन ब्रैकेट 1 माइनस z इंटू यहां पे -4AA 1 माइनस z, और यहां पे 1 मिनट 1 माइनस z अपॉन 3a सॉरी अपना कैपिटल वाला ये होता है ना 3a, चलो ये बराबर हो गया, माइनस ऑफ 4AA इन ब्रैकेट 1 माइनस z इंटू a रेस डिवाइडेड बाय a, और इसका आ गया स्क्वायर। अब ये तो सिंपल था, मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। ये क्या है, ये होगी हमारी बी अल्फा की, दैट मीन्स जो भी एनर्जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम लोगों ने निकाली थी वो कितनी आई थी 28.3 MeV माइनस ऑफ, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्फा डीके ले रहे हैं, इंटू 4AV प्लस 8/3 AS a रेज टू 1/3 प्लस 4ACZ a इंटू 1/3 इन ब्रैकेट 1 माइनस z डिवाइडेड बाय 3a माइनस ऑफ 4AA इन ब्रैकेट 1 माइनस z अपॉन a रेज टू स्क्वायर। अब यहाँ पे ट्वाइस z है, सिमेट्री एनर्जी में ट्वाइस z आता है और सिमेट्रिक एनर्जी में। अब बोलोगे सर ये कैसा आ गया, अब ये सिंपल है, जब हम लोगों ने अल्फा डीके का फर्स्ट वन इक्वेशन देखा था, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने क्या लिया था कि जो b था हमारा इन दैट b जो z था वो -2 था और a जो था वो -4 था, माइनस ऑफ b इंटू जेड कॉमा ए। जब हम लोग इसको देखते हुए जब हम सेमी इंपिरिकल मास को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, ये वैल्यू मिल जाएंगी, और जो बी अल्फा है हमारा वो तो हमें पता है कितना है 28.3 है। अब इसके अंदर क्या है, अब ये अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगे जब हम इसको न्यूमेरिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इसने पॉजिटिव वैल्यू दिया क्यू ए की, तो उसके अंदर ऐसा होता है जो हमारा a है विच इज ग्रेटर और इक्वल देन 150, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा a की वैल्यू कितनी होगी 150 से ज्यादा होगी, और जो हमारा अल्फा होगा वो कैसा होगा, इसके अंदर अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस वैल्यू को अल्फा कैसा होता है हमारा अनस्टेबल होता है। सो ये था हमारा अल्फा डी के। देखो थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहा है ना तो बता दो कि क्या करना है, तो सिंपल अब क्या करेंगे हम लोग, अगला वाला पॉइंट देखेंगे। सो द लास्ट वन applications of the semi empirical mass formula is nothing but the behavior of isobar in beta decay। तो इसके अंदर क्या है कि जो सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला के यूज से हम लोग क्या करेंगे, जो बिहेवियर है आइसोबार ऑफ द बीटा डीके का वो स्टडी करेंगे। अब एक बात तो हमें सबसे पहले पता है कि जो मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स जो होते हैं दे आर द नेचुरल बीटा इमिटर्स, बराबर है। और जब उसकी जो स्टेबिलिटी की बात आती है तो क्या करते हैं, जो बीटा इमिटिंग्स आइसोबार्स होते हैं उसको उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे स्टेबल किया जाता है ये देखेंगे। अब ये जब हम लोग देखेंगे कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स है जो कि सबसे ज़्यादा बीटा इमिट्स करते हैं, बराबर है, उनको कैसे स्टेबल करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पेयरिंग एनर्जी हम लोगों ने देखी थी उसकी थोड़ी सी रिकैप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बात हमें यहाँ पे देखनी होगी कि जो एक की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पे अलग अलग देखी थी। हम लोगों ने वहाँ पे ये भी देखा था कि जब Z और A
दोनों ऑड होंगे तो क्या होगा, दोनों इवन होंगे तो क्या होगा, एक ऑड एक इवन होगा तो क्या होगा, ये सब वैल्यू हम लोगों ने वहां पे देखे थे। तो सबसे पहले एक बात है, जो ऑड होंगे ए क्या, ए को सिंपली पहले कंसीडर करो, ए इज दी ऑड आइसोबार्स, देयरफॉर द एपी इज इक्वल टू 0। फिर से मैं बोल रहा हूं, ए क्या है, ए ऑड है, तो एपी क्या होगा, एपी हमारा होगा 0, ये हम लोगों ने देखा था। एंड उसका जो मास निकल के आएगा, मास होगा उसका, मास क्या होगा उसका, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्या होगा वो, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। और हमें पता है जब क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है तो जो भी डायग्राम बनती है वो कैसी आएगी हमारी, दैट इज दी पैराबोला, दैट इज दी कैसी आएगी, वो पैराबोला आएगी। यम वर्सेस जो भी जेड आएगा वो कैसा आएगा हमारा यहाँ पे, पैराबोला आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम लोग आइसोबार्स की स्टडी कर रही है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू known about the isobars. So let us see the isobar for which the binding energy is greatest, showing more stability. What I say, in the isobar the binding energy is greatest, showing maximum stability at the nearer of the bottoms, nearer of the बॉटम्स ऑफ द कर्व। ये जो बॉटम ऑफ द कर्व है, यहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी आइसोबार्स की बताएगा वो कैसे होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। कैसे होगी वो, मोस्ट स्टेबल्स होगी। एंड अनदर वन दैट इज ऑल आइसोबार्स हुज बाइंडिंग एनर्जी आर लेस देन दैट ऑफ स्टेबल। व्हाट आई से, द आइसोबार्स हुज बाइंडिंग एनर्जी आर लेस देन दैट ऑफ स्टेबल्स, one will lie on the two arm of the curve। ये जो कर्व है, कर्व के दो आर्म जो है उसके अंदर जो स्टेबल से जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो कहाँ होंगे, इसके दो आर्म्स पे होंगे। देखो सिंपल है, थोड़ा सा समझ लो इसको, बहुत सिंपल है ये। सिर्फ डायग्राम, आपको इक्वेशंस आएंगे कुछ बाद में, उसके लिए ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये अपना चल रहा है उसके लिए, क्योंकि हमें एक बात अभी समझ में आ गई कि जो मोस्ट स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी वाले आइसोबार्स है वो कहाँ पे हैं, दैट इज बॉटम ऑफ द कर्व्स। और जो उससे कम उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, स्टेबल से कम बाइंडिंग एनर्जी, विच इज लाई ऑन द आर्म्स, लाइज ऑन द आर्म्स ऑफ द कर्व्स। ऑल द आइसोबार्स डीके इनटू स्टेबल आइसोबार्स आर बीटा माइनस इमिशन, बीटा प्लस emissions and electron captures. So the curve between M versus Z, the curve between M versus Z, in that the A is equal to 65, A is equal to 65, देखो A is equal to 65, यहाँ पे इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो चला जाएगा वो, ठीक है। A is equal to 65 along with the decay process which is shown in that figure। देखो यहाँ पे 65 के अबाउ, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 65 के अबाउ है, ठीक है। दो डायग्राम है, यहाँ पे 64 को कंसीडर करके किया हुआ है, यहाँ पे किसको 65 को कंसीडर करके किया हुआ है। सो इन दिस डायग्राम द वैल्यू ऑफ A is equal to 65, that means in that the electron capture process is indicated, and in that the electron captured indicated processes which is shown by this one, shown by this one, that is the symbolic epsilon here. So in case of that, the isobars to the left of the stable one have the favors of proton than the stable one। वो क्या करेंगे, वहां पे प्रोटॉन्स लेंगे स्टेबल होने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इमिशंस देख लेंगे पहले। बीटा माइनस इमिशन जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब वो कैसा होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, जो कि निकल के आ रहा है हमारे पास Cu, ठीक है। कितना है वो, दैट इज नथिंग बट दी 65 24
7। अब ये वाला जो ले रहे हैं कोबाल्ट, ये सॉरी CO, दैट इज 6527 CO। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन इमिशन ले रहे हैं। दैट मीन्स कौन सी प्रोसेस आएगी, बीटा माइनस प्रोसेस आएगी। बीटा माइनस प्रोसेस आएगी तो इसके बाद क्या होगा, एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशंस के द्वारा क्या होगा, प्रोटॉन्स नंबर्स क्या होगा, इसके इंक्रीज होगा 1 से, जो क्या आएगा 2865 बराबर है 2865। फिर से अगर इसको हम बीटा इमिशंस से इसको अगर पास आउट करते हैं तो वो आएगा हमारा CU 2965। और ये जो निकल के आ रहा है, इट इज नथिंग बट दी स्टेबल। ये क्या है, हमारा स्टेबल 1 है। ठीक है, अब सेकंड वन देखते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, बीटा इमिशंस। अब जो आइसोबार्स है जो कि राइट साइड्स को लाए हो रहे एट द लोएस्ट पॉइंट्स के राइट साइड को देखो। अब ये जो वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन देखो, हम लोग यहां से निकल रहे हैं, ये एक मिल गया हमें। अब इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं जो कि इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, कि कैप्चर हो रहा है, जो कि ऐड होने की यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बताता है कि कैप्चर्ड हो रहा है वहाँ पे। तो इसको ले लेंगे GE, कितना है GE, इधर वन GE कितना है 3265। बीटा प्लस कितना होगा वो GA 3165 gives बीटा प्लस ZN 3065 एंड नेक्स्ट वन, यहां से ऐसा लिख रहा हूं मैं इसको, नेक्स्ट वन दैट इज CU 2965। ये भी कैसा है, ये भी स्टेबल है, ये भी कैसा है, स्टेबल है। सो इन दैट केस, अब ये देखो ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग। देखो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ चले गए। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो मोस्ट अनस्टेबल जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं, दैट इज द नेचुरल बीटा इमिटर्स, and the stability of the beta emitting isobars can be predicted from the mass formula, that's why we are going to study all these. So another one, अब देखो सिचुएशन डिफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया था, जो A था हमारा, A और कंसीडर करके हमने ये देखा था। अब क्या करेंगे, अब मानो कि जो सिचुएशन हमारी है उसके अंदर, उस सिचुएशन के अंदर A जो है हमारा वो कैसा है, A है। अगर A है तो इट इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड एज फाइंड द सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द पेयरिंग एनर्जी, Why? Because एक टर्म तो हम लोगों ने देखी थी कि इवन होगा तो क्या होगा, 0 होगा, तो वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे कि जो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला है वहां पे कैसा आया था हमारा, पॉजिटिव आया था फॉर इवन Z और इवन N के लिए, और निगेटिव कब आया था, जब हमारा Z कैसा था, ऑड था, और N कैसा था हमारा, ऑड था। देखो अब इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, सिंपली इसके अंदर हम लोगों ने ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को एक्सप्लेनेशन करते हुए हमने देखा था कि जो Z की वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सबसे पहले हमने क्या देखा था, फॉर A और आइसोबार अगर होता है तो उसके अंदर A की जो AP की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी, AP की वैल्यू 0 होगी, तो उसका मास जो होगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आएगा, बराबर है। बोले तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट Z, तो M वर्सेस Z जो भी का आएगा उसका जो कर्व आएगा वो कर्व कैसा होगा, पैराबोला होगा। कर्व कैसा होगा उसका, पैराबोला होगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी को देखा। बाइंडिंग एनर्जी कैसी थी उसकी, आर लेस देन दैट ऑफ द स्टेबल वन, बराबर है। जो स्टेबल थे यहां पे थे, बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल थे। बाइंडिंग एनर्जी किसके रिलेटेड आ रही है, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला देखते वक्त ही हमने बाइंडिंग एनर्जी देखी थी, अकॉर्डिंग टू दैट ही हमने सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला निकाला था। जो बाइंडिंग एनर्जी अगर स्टेबल होती है तो वो कहाँ आएंगे, बॉटम ऑफ द कर्व। अगर उससे लेस होते हैं तो वो कहाँ आएंगे, वहां पे आएंगे। फिर हमने क्या देखा था, बीटा इमिशन देखा,
बराबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिशन देखा, उसके बाद हमने पॉजिट्रॉन इमिशन देखा, बराबर, और लास्ट वन फिर हमने जो सिचुएशन थी आखिरी वाली वो देखी जो कि E1A की थी। तो जो सेकंड वन डायग्राम थी वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन होगी, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। एग्जाम में आते टाइम बस इतना ही लिख के आना है, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं बता देता हूं। अब जो दो पैराबोलास है, hence there are the two parabolas in that the upper one for Z and N both odd। अगर Z और N both अगर ऑड होंगे तो जो अपर वन पैराबोला है वो आपके काम आएगा दिस वन, एंड अनदर वन द कर्व फॉर E1Z और E1N, E1Z होगा और E1N होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी डिफरेंस निकाल के वो क्या होगी, स्टेबल की आएगी, और स्टेबल का होगा नीचे होगा तो दूसरे के लिए कौन सा कर्व आएगा आपका, दिस सेकंड वन कर्व फॉर यूज ऑफ दैट। ठीक है, तो ये किससे आ गया, ये आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी से। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी मास फार्मूला, दैट इज सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड से वो स्टेबल है या नहीं है, अगर वो स्टेबल होता है, अगर वो स्टेबल होता है तो वो कहाँ पे आएगा, इसके बॉटम पे आएगा। अगर उसकी एनर्जी स्टेबल से कम होगी तो वो कहाँ आ गई, इसके आर्म से आ गई। सो गाइस, ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। हियर आवर सेकंड यूनिट आर कंप्लीटेड। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।